हेलो एवरीवन। एक बार फटाफट से सारे के सारे आ जाओ, फिर हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपने थंबनेल में देख लिया है। आज का हमारा जो सेशन है वो 21 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का सॉल्यूशन है वो हम लेकर आए हैं। तो जो जो अभी करंट में वीडियो को देख रहे हो फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जिसको भी पीछे वाली क्लासेस देखनी है वो सारी की सारी आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या शो होता है। पहला ही क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजबानी पे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा भारत। कौन से क्रिकेट विश्व कप पर, 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 19 तारीख का हमने देखा था सॉल्यूशन, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, ग्रे क्रांति से रिलेटेड। और आज भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, ये उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पे थोड़ा सा टाइप करते हुए एरर है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यह पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है जी। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, मैंने मेरे सॉल्यूशन में कम से कम 10 बार इसको सोल्व करवा चुका हूं, ठीक है। तो कौन सा है, लीवर। क्या है, लीवर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मौजूदा भाषाओं की संख्या कितनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो शेड्यूल नंबर 8 है इसके अंदर भाषाओं की संख्या पूछी जा रही है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कितनी भाषाओं की है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बन जाए कि वर्तमान से मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का जिक्र था। तो मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का जिक्र था, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का जिक्र था। और अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इसी में एक क्वेश्चन बन जाए, कौन सा क्वेश्चन बनता है, शेड्यूल से रिलेटेड। शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्तमान संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं जी, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन बात करें मूल संविधान के अंदर कितनी थी, तो मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो 22 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा K2। क्या है, K2। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 8611 मीटर। और ये चोटी कहां पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। कहां पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। कौन सी, K2, जिसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना आइंस्टाइन भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी।
लेकिन क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं। दो क्वेश्चन क्या बनेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फटाफट से बता दीजिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जी माउंट एवरेस्ट। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर क्या है, 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। यहीं से क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आंसर क्या रहेगा हमारा, माउंट एवरेस्ट रहेगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है केटू गोंडवाना आइंस्टाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, कौन सा क्वेश्चन है, कंचनजंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 8598 मीटर क्या है कंचनजंगा की ऊंचाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 दिसंबर 1951 को हुई थी जी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1951 को क्या हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ जो टैगोर था इसको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला गया था, वो कब दिया गया, अगर इसकी बात की जाए तो वो दिया गया था जी 1913 के अंदर। किसके लिए, गीतांजलि नामक इसने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, और इस बुक से प्रभावित होकर इसे क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, फटाफट से आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए कौन सा है फटाफट से। कौन सा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, विलुप्त होती प्रजातियों से, क्या किससे है, विलुप्त होती प्रजातियों से इसका क्या है, संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे इनकी मेजबानी कौन करेगा, कौन करेगा इनकी मेजबानी, इनकी मेजबानी करेगा जी पेरिस। कौन करेगा, पेरिस क्या करेगा, इनकी मेजबानी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, आंसर क्या रहेगा, झारखंड। क्या रहेगा आंसर इसका, झारखंड रहेगा। बाकी इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो किसके अनुसार रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो आंसर रहेगा 1790 से लेकर 1792 के बीच क्या होता है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है फटाफट से देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। कौन सा है, द इल्बर्ट बिल,
जो इलबिर्ट बिल था 1883 में किस वायसराय के कार्यकाल में पेश किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके काल में पेश किया गया जी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया। कब किया गया? 1883 के अंदर। जो इलबर्ट बिल विवाद था, अगर इसकी बात की जाए तो ये अहम रोल प्ले करता है कहां पे? राष्ट्रवाद के अंदर। कहां पे? नेशनलिज्म के अंदर क्या करता है? ये अहम रोल प्ले करता है इलबर्ट बिल। इलबर्ट बिल विवाद की अगर हम बात की जाए तो इसमें होता क्या था, इसमें प्रावधान क्या थे कि हमारा कोई भी मुकदमा है, हमारा अगर कोई भी मुकदमा है तो हम उसे कहां पे, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे बाहर जाकर हम लड़ सकते थे। क्या कर सकते थे? उनसे बाहर जाकर हम लड़ सकते थे। और उनमें क्या होगा? हमारा नेतृत्व करने वाले क्या होंगे? कुछ भारतीय होंगे। भारतीय जो वहां पे रहेंगे तो वो क्या करेंगे? सही को सही और गलत को गलत बताएंगे। जिससे समस्या किसको होने वाली है, जिससे प्रॉब्लम किसको होने वाली है, वो है ब्रिटिश क्राउन को। लेकिन बात करें हम जो इलबिर्ट बिल विवाद था, इसमें गुजरात के कुछ व्यापारी इकट्ठे होते हैं और धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके खिलाफ? लॉर्ड रिपन के खिलाफ। जैसे ही लॉर्ड रिपन के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, किसके अंदर? इस इलबर्ट बिल विवाद के खिलाफ। तो हुआ क्या, जो लॉर्ड रिपन है ये इन गुजरात के व्यापारियों के सामने क्या करता है? झुक जाता है और इस इलबिर्ट जो बिल आया था इसके अंदर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और जैसे ही इसके अंदर चेंज होता है, इस इलबिर्ट का सारा प्रोसीजर ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और यहां से हम भारतीय लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि जब कुछ गुजरात के चुनिंदा व्यक्ति इस इलबिर्ट बिल विवाद को चेंज करवा सकते हैं, इलबिर्ट को चेंज कर सकते हैं, तो हम पूरा देश मिलकर क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रवाद को प्राप्त नहीं कर सकते, हम स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पे जब इन्होंने ये सोचना स्टार्ट किया तो यही कारण बनता है क्या? राष्ट्रवाद का। उसके बाद देखें हम इसके अंदर क्या दे रखा है, एग्जामिनर हमें क्या कहना चाहता है कि 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान और सर कर्टन पेरेग्रिन इलबिर्ट द्वारा लिखित इलबिर्ट बिल एक विधायी कार्य था। इस अधिनियम ने कहा कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों की कोशिशें कर सकता है, यानी कि जो यूरोपियन थे उनके भी फैसले कर सकता है कौन? भारतीय न्यायाधीश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से वृद्धि से संबंधित है। यह मूल रूप से भारत की हरित क्रांति के कुप्रभाव से जुड़ा है, जो इस बात पर केंद्रित है कि अगर नए कृषि उपकरण गलत हो जाते हैं तो क्या होगा, क्या हो सकता है। अब अगर बात की जाए हरित क्रांति की, हरित क्रांति जब आती है तो इसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। इस टाइम की अगर हम बात करें तो उत्पादन में हमने क्या किया है? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया है? बढ़ाया है। लेकिन अब की अगर हम बात करें, अब क्या होता जा रहा है? इसका नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है, क्योंकि जहां पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था, वहीं पर अब जमीन क्या होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है। इसलिए अब किस पे प्रकाश डाला गया है? ग्रे क्रांति पर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट से देख लीजिए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 343 यानी कि 343। और हमारी राजभाषा क्या है? राजभाषा है जी हिंदी। क्या है हमारी राजभाषा? राजभाषा है हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह प्रावधान है कि जो देवनागरी लिपि है
में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। क्या होगी? हिंदी संघ की राजभाषा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा किससे नहीं लगती? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली क्या है? यूएनओ के पहले महासचिव थे। तीसरा आंगन मैसूर युद्ध 1790 से 92, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है? भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में? राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। क्या राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली को क्या किया गया था? अपनाया गया था। कब अपनाया गया था अगर इसकी बात करें तो हम ये अपनाया गया था जी 1959 को। कब अपनाया गया? 1959 को क्या अपनाया गया था? जो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, कब की बात करें हम? 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन सबसे पहले शुरू किसके द्वारा किया गया? आंध्रा के द्वारा शुरू किया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया, क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए। महाराष्ट्र 9वां राज्य था। अब यहां पे बात की जाए, पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? क्या पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? अगर इसकी बात करें हम तो ये कब दिया गया जी? 1992 के अंदर। आर्टिकल कितने? 243 में। आर्टिकल कौन सा? 243 में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे मूल संविधान के अंदर जो पंचायत है, अगर इसकी बात की जाए तो किस आर्टिकल के अंदर जिक्र मिलता है? जो पंचायत का है, किस आर्टिकल के अंदर जिक्र मिलता है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 40। बात की जाए बाघ कौन सा है? तो बाघ नंबर 4। बात की जाए शेड्यूल की तो शेड्यूल कौन सा है? 11वां। कौन सा? 11वां शेड्यूल। बात की जाए पंचायती राज के विषय कितने हैं? तो विषय हैं 29। यहीं पे क्वेश्चन आता है, कौन सा? नगर निगम से रिलेटेड। कौन सा क्वेश्चन आता है जी? नगर निगम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद हम बात करें, बात हम किसकी करेंगे जी? पंचायत की। क्वेश्चन क्या क्या किस आर्टिकल में? 40 में, भाग नंबर 4। क्वेश्चन यहां से बना, भाग नंबर 4 के जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं जी आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं भाग नंबर 4 के प्रावधान? आयरलैंड से लिए गए हैं जी। और बात करें हम आर्टिकल कितना? आर्टिकल 36 से 51। क्या है आर्टिकल 36 से 51? आर्टिकल 36 हमें क्या देता है? जो डीपीएसपी है इनकी परिभाषा देता है। और बात करें हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर क्वेश्चन आता है, आर्टिकल नंबर 37 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 37 की। इसमें क्या क्या कहा गया है कि इसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। क्या कहा गया है? कि इसको हम न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। इस पे जो पूर्णतः अधिकार है वो किसका होता है? वो होता है एक राज्य का। जब राज्य को लगता है कि हमारे स्टेट के अंदर ये चीजें एक्टिवेट होनी चाहिए, तो उस टाइम पे राज्य क्या कर सकता है? इन चीजों को एक्टिवेट कर सकता है। हम राज्य पे किसी भी प्रकार का दबाव यहाँ पे नहीं बना सकते। जब हमारे संविधान की प्रक्रिया चल रही थी, निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस टाइम पे कहा गया कि क्या होने चाहिए? 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। 2 प्रकार के
मौलिक अधिकार होने चाहिए। दो प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार के कैसे, एक को तो हम क्या कर सके, न्यायालय में चुनौती दे सके, और एक को न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सके। जिसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार कहलाए, और जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते वो क्या कहलाए, डीपीएसपी कहलाए। क्या कहलाए, डीपीएसपी कहलाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वाष्पशील मेमोरी का प्रकार नहीं है, बता दीजिए फटाफट से, कमेंट कर दीजिए। गैर वाष्पशील मेमोरी के उदाहरण में फ्लैक्स मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जिसको आरओएम बोलते हैं, उसके बाद फेरोइलेक्ट्रिक रैम, अधिकांश प्रकार के मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्रा टेप, और ऑप्टिकल डिस्क और प्रारंभिक स्टोरेज मेथड शामिल हैं जैसे कागज टेप और छिद्रित कार्ड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा जी। यहां पे तो हम जो डिसाइड करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, यहां पे तो हम ऑप्शन के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात की जाए आरबीआई के जो सीईओ हैं, जो गवर्नर हैं, कौन है वर्तमान में, अगर बात की जाए तो कौन है, वो है संकितकांत दास। कौन है, संकित बात की जाए जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब होती है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, आरबीआई की स्थापना की बात की जा रही है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1935 के अंदर। क्वेश्चन आ जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ जी 1949 के अंदर। राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 के अंदर होता है। गठन कब होता है, 1935 के अंदर होता है। आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के जो सीईओ है वो है संकित दास। और उसके बाद हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है, कहां पे है, हेडक्वार्टर है जी मुंबई के अंदर। कहां पे हेडक्वार्टर है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है तो कौन सी है, यकृत है जी। कौन सी है, यकृत है। यकृत बड़ा लाल भूरे रंग का अंग होता है जो पेट के दाईं ओर लगभग 3 पाउंड वजन का होता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। विलुप्त प्रजातियों का उल्लेख किस बुक में है, रेड डेटा बुक में। यहां पे क्वेश्चन को विपरीत दिशा में पूछा गया है। पहले इसके आंसर में ही किसका आंसर से ही क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसकी अगर हम बात करें तो किसके कारण दिया गया था जी, गीतांजलि के कारण। गीतांजलि के कारण। और गीतांजलि का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, 1913 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीतांजलि टैगोर को कविता की सबसे प्रसिद्ध संग्रह है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सबसे फेमस ये संग्रह है, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त सामग्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन नहीं पता है क्वेश्चन क्या था जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1955 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हाल फिलहाल में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, 1985 में एसबीआई में किस बैंक का विलय हुआ था, तो बात करें यहां पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। 2008 में भारत सरकार ने एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण किया
ताकि किसी भी हितों के टकराव को दूर किया जा सके, क्योंकि आरबीआई देश की बैंकिंग नियामक प्राधिकारी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रिपीट हो गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा जी? भारत करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। इसरो ने 2019 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? यानी कि 2019 के अंदर कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो GSAT-31 क्या था? GSAT-31 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो जी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद हम बात करें कोपा अमेरिकी फुटबॉल 2019 को विजेता कौन है? तो बात करें किसकी जी? ब्राजील की। अमेरिकी दक्षिणी अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। दक्षिण अमेरिका का क्या है? सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है कौन सा? कोपा फुटबॉल कप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। विश्व बैंक की स्थापना, क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 के अंदर हुई जी। कब हुई? जुलाई 1944 के अंदर हुई थी। और इसकी अगर बात की जाए, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या है जी? इसका हेडक्वार्टर है। बात की जाए इसके जो सीईओ हैं, वो सीईओ कौन है? डेविड मालपास है। कौन है इसके सीईओ जी? डेविड मालपास क्या है? इसके सीईओ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जी। कब? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है जी? 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है? अलाई मस्जिद। कौन सा क्वेश्चन है जी? अलाई मस्जिद। अलाई मस्जिद के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलाई मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक अधूरा टावर है। क्या है? ये एक अधूरा टावर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू करवाया गया था जी। तो क्वेश्चन पूछा जाए अलाई मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू करवाया गया था। खिलजी की अगर हम बात करें, खिलजी ने क्या किया था? जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दुगना करने के बाद एक टावर के निर्माण करने का फैसला किया जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगना होगा। क्या होगा? जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से क्या होने वाला था? दुगना होने वाला था। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया? तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए। जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। कब? अगर बात की जाए तो 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और बात करें 1206 से लेकर 1210 तक क्या करता है? ये शासन करता है। और फिर बात करें हम 1210 की, कब की बात कर रहे हैं जी? 1210 की पोलो खेलते समय। क्या? पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद की अगर हम बात करें शासक बनता है जी आराम शाह। फिर आराम शाह के बाद बात करें हम शासक बनता है कौन? इल्तुतमिश। और बात की जाए इल्तुतमिश की, किसकी बात यहां पे हम करें? इल्तुतमिश की अगर बात की जाए
तो एक क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी से वापस लौट गया था? किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी से वापस लौट गया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो किसके शासनकाल में लौटा था जी? इल्तुतमिश के शासनकाल में लौटा था। कब लौटा था जी? 1221 में। कब लौटा? 1221 में ये यहां से लौट गया था। अब बात की जाए किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने क्या किया जी? इक्ता प्रथा शुरू की। क्या किया? इक्ता प्रथा शुरू की। और एक क्वेश्चन यहां से जो एचएससी पूछती है, हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, तराइन का तीसरा युद्ध। अब तक आपने तराइन के 2 ही युद्ध पढ़े हैं, 1191 और 1192। आज पढ़ लीजिए तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? 1215 में। किस किस के बीच होता है? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच क्या होता है? तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन के युद्ध कौन कौन से हुए? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। कौन सी है? K2 है। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर है। कितनी है ऊंचाई की अगर इसकी बात की जाए? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल हिलाल। क्या क्वेश्चन है? अल हिलाल समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल जो समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था अगर इसकी बात की जाए? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अब बात की जाए जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल आज से 100 साल पहले प्रकाशित होना शुरू हुआ था। आज से 100 साल पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी विद्वान कलकत्ता के एक साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल के पहले संस्करण के साथ ये आए थे। उसके बाद फटाफट से देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शो होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आहार में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? आहार के में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो फटाफट से बता दीजिए। कोसी ओकार क्या है? कोसी को ओकार क्या होती है? एक बीमारी पैदा होती है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता नजर आ रहा है, तो एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लीजिए जो 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा गया है। इससे पहले बात करें हम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर पूछा गया था कुवैतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार से क्वेश्चन नजर यहां पे आ रहा है हमें। कुतुब मीनार पहले इसके पास में क्या था? क्वेश्चन देखो कितनी बुरी तरह से घुमाया गया है। यहाँ पे कुतुब मीनार से पूछा जा रहा है कि इसके पास में क्या था। क्वेश्चन आता है जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूछा जाता है कि इसके पास में क्या है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद क्या है? इसके पास में पड़ता है। बात की जाए जो कुतुब मीनार का कार्य था ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था जी किसके द्वारा?
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये शुरू किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो कौन है? दिल्ली सल्तनत के क्या थे? ये संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1206 में। और कब तक चलती है जी? 1526 तक। इस पे 5 वंश आते हैं और 320 शासक का क्या रहता है? टाइम पीरियड रहता है। और लगभग 32 से 33 शासक यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। उसके बाद कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम का गुंबद बाद में कुवैतुल इस्लाम में बर्स्ट हो गया था। कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। कुवैतुल इस्लाम मस्जिद मूल रूप से 27 मुस्लिम, हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाई गई थी और मंदिरों के खंभों को पुनः उपयोग किया गया था और मूल प्रतिमाएं गिरा दी गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? जी देखो, गांधी जी ने तो हद ही कर रखी है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी से। ऐसी कोई भी हमारा एग्जाम नहीं हुआ एनटीपीसी का अब तक जिसमें गांधी जी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर बात करें हम फेज 1 की, तो फेज 1 से 1930 और 1931 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन समझौता और पुन्ना पैक्ट, ये 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर रिपीट हुए। अब सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का 1942 का जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें नारा किसने दिया था ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसकी अगर बात की जाए तो किसने दिया था जी? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था जी? 1942 में दिया था। कौन सा नारा दिया जी? करो या मरो का नारा। कौन सा नारा दिया जी? करो या मरो का नारा दिया गया जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। डीआरडीओ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। डीआरडीओ का गठन कब हुआ जी? 1958 के अंदर। डीआरडीओ का गठन कब हुआ? 1958 के अंदर हुआ। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है जी? वो है नई दिल्ली के अंदर। बात की जाए इसकी सीईओ की, सीईओ कौन है अगर इसमें हम चर्चा करें तो सतीश रेड्डी क्या है इसके? सीईओ हैं जी। कौन है? सतीश रेड्डी क्या है? सीईओ हैं। उसके बाद हम बात करें मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसकी बात की जाए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है जी। किसके अंतर्गत आती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर कौन सी योजना आती है? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे वर्ष 1995 में केंद्र द्वारा इस योजना को क्या किया गया था? कार्यान्वयन किया गया था, इसको शुरू किया गया था जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? जो डाटा होता है डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डेटा परिभाषा भाषा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? मुंशी प्रेमचंद अपने कलम नाम से लोकप्रिय थे। धनपत राय क्या थे? धनपत राय से। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास एक गांव लम्ही में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक थे और उनकी कलम नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया?
मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? अगर इसकी बात की जाए तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था जी? हटा दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है कि वर्तमान में ये कहां पे है? तो वर्तमान में ये एक विधिक अधिकार बन चुका है आर्टिकल 300A में। कहां पे? आर्टिकल 300A और भाग नंबर 12 के अंदर क्या इसका प्रावधान है? उसके बाद हम बात करें यहां पे मौलिक अधिकारों का प्रावधान की अगर बात की जाए, मौलिक अधिकार किस शेड्यूल के अंदर है, सॉरी किस भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र है? तो भाग नंबर 3 के अंदर। किसके अंदर? भाग नंबर 3 के अंदर क्या है? मौलिक अधिकारों का जिक्र है। बात करें हम आर्टिकल कितना? आर्टिकल 12 से 35 क्या है? आर्टिकल 12 से 35 के अंदर क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इनका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जी यूएसए से। अमेरिका का एक घोषणा पत्र आया था कब? 1791 के अंदर। कब? 1791 के घोषणा पत्र के अंदर क्या था? फंडामेंटल राइट्स का जिक्र था। और हमने कहां से लिया है इनको? तो यूएसए के जो घोषणा पत्र था 1791 उससे क्या लिया गया है? इनको लिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखा जाए। क्वेश्चन क्या आता है? एक व्यक्ति का यहां पे नाम आता है। व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसने क्या कहा है? एक आर्टिकल है यहां पे आर्टिकल 32 जिसमें क्या है? मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये क्या है? ये है संविधान की आत्मा। क्या है? संविधान की आत्मा। तो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कौन से बने? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है जी प्रस्तावना को। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 32 में किसका जिक्र है? आर्टिकल 32 में जो प्रावधान है इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि किसी भी अब्ज में अगर आपके सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां पे जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 13 के आधार पर, आर्टिकल 13 के आधार पर क्या करेगा? उस कानून को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। क्यों? किस वजह में? जब हम आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं उस अवस्था में। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? क्या हम मौलिक अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, हम बिल्कुल जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम कहां पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के आधार पर हम कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है?
ट्रेन 18 है जो किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। किस नाम से? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। ट्रेन 18 को अब वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह 18 साल की अवधि में भारतीय इंजीनियरों द्वारा पूरी तरह से भारत में निर्मित एक ट्रेन थी। अब क्वेश्चन यहां से यह भी निकल के सामने आता है कि इसको ट्रेन 18 क्यों कहा गया? ट्रेन 18 क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसका निर्माण था भारतीय इंजीनियरों के द्वारा किया गया था और इसके निर्माण कार्य में जो टाइम लगा 18 साल का, वो क्या लगा था? टाइम लगा था। इसलिए इसको ट्रेन 18 नाम दिया गया, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अगर हम बात करें तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसकी अगर बात करें जो अर्थव्यवस्था है, भारत में आधे श्रमिक कृषि पर निर्भर है, जो एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था के हस्ताक्षर हैं। 10 इसके 1/3 श्रमिकों की सेवा उद्योग द्वारा नियोजित किया जाता है, जो भारत के उत्पादन के 2/3 योगदान देता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो सबसे पुरानी संस्था की बात की जा रही है तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, जो क्या है? सबसे पुरानी ये संस्था है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 2020 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? तो किसने जीता जी? रणवीर सिंह ने। किसने जीता था? रणवीर सिंह ने। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है जांघ की हड्डी। कौन सी? जांघ की हड्डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका? भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीपीयू से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, सीपीयू के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तत्काल, एक्सेस स्टोर, एएलयू और सीयू। उसके बाद क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? अगर इससे बात की जाए तो मछली और समुद्री उत्पाद में जो मछली होती है इससे संबंधित किसका है? नीली क्रांति से। किस नदी को पील नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को पील नदी के नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या है? हुआंग। क्या है? हुआंग हे को पील नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, प्लासी की लड़ाई के दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो गवर्नर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब प्लासी की लड़ाई होती है कब होती है? 1757 के अंदर क्या होती है? प्लासी की लड़ाई होती है। इस टाइम जो भारत के गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब बात की जाए जो प्लासी की लड़ाई हुई किस किस के बीच हुई? सिराजुद्दौला। किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। और ईस्ट इंडिया का कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। जो क्लाइव साहब थे यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध के अंदर हार कौन जाता है? इस युद्ध के अंदर पराजित कौन होता है? वो होता है सिराजुद्दौला। और इतिहासकार हमें बताते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध क्या है?
इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कौन सा है? तो वो है प्लासी का युद्ध। मात्र 1.5 घंटे चलने वाला ये युद्ध था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के अपने सेनापति मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने और राय दुर्लभ ने क्या किया था? इसके साथ विश्वासघात किया था। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि सिराजुद्दौला के साथ शहीद कौन हुए? तो मोहनलाल और मीर मदान क्या हुए थे? सिराजुद्दौला के साथ इस प्लासी के युद्ध में शहीद हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान में बांटा गया है कितने भागों में? 22 भागों में। मूल संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 22, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? मुद्रा जारी करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। हाँ जी, बस 21 तारीख के यही क्वेश्चन हमें मिले। हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों का यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो एक बार फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को ऑफ करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।